नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लाइफ विद अक्षय में। बात करेंगे मार्केट की। फ्राइडे को अगर मार्केट की बात करें तो सबसे पहले आपको देखने मिलेगा कि हमने बहुत ही ज़बरदस्त गैप अप ओपनिंग दी, उसके बाद मार्केट्स को होल्ड किया और फिर से अपसाइड जाने की कोशिश करी। लेकिन अगर आप ब्रॉडर रेंज देखेंगे, गैप अप होने के बाद में लगभग एक लिमिटेड रेंज में ही हम ट्रेड करते हुए नजर आए। एक छोटे से रेंज के अंदर में बार बार हमें स्विंग्स देखने के लिए मिले, तो मार्केट कंप्लीटली साइडवेज था। वो क्लियरली हमें दिखाई भी दिया, क्योंकि अगर आप रेंज देखेंगे तो एक छोटे से नैरो रेंज में ही ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे अब आगे का कैसा मार्केट रहेगा, क्योंकि गैप हमारे पास जो है वो काफी बड़ा है। जनरली जब इतना बड़ा गैप होता है तो वैसे आगे और नीचे गिरावट होनी चाहिए, बट सिंस न्यूज बेस्ड जिस तरीके से हमने यहाँ पे रिबाउंड दिखाया, क्योंकि ये जो गिरावट है ये बेसिकली हुई थी कि हो सकता है कि दुनिया में फिर से वर्ल्ड वॉर के जो हालात हैं वो फिर से आ सकते हैं। लेकिन सिंस अमेरिका ने डिनाई कर दिया और साथ में क्रूड ऑयल के और नेचुरल गैस के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाए, तो मार्केट को उससे एक पुश मिला और मार्केट फिर से रिबाउंड होते हुए नजर आया। इससे दो चीजें मेन थी, क्योंकि अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस अगर और बढ़ते तो ये सारी कंट्रीज के लिए इन्फ्लेशन के लिए बहुत बड़ा खतरा था, जो कि सैंक्शंस नहीं लगाने के कारण शायद ये बना हुआ रहेगा। लेकिन अभी ऐसा कोई 100% श्योरिटी नहीं है कि वापस से सैंक्शंस इन पे नहीं लगेंगे। डेफिनेटली कुछ ना कुछ वहाँ पे क्योंकि ऑयल और भी ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, वो आपस में कुछ और भी बातें कर रहे होंगे, कुछ और भी सोच रहे होंगे, कुछ और भी प्लान कर रहे होंगे। तो ये सैंक्शंस हो सकता है आज नहीं कल वापस आ सकते हैं। लेकिन फिर से जिस दिन ये सैंक्शंस अगर आते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि जरूरी है कि आएंगे ही आएंगे, लेकिन बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि आ सकते हैं, क्योंकि इन दो चीजों पे इमीडिएट बेसिस में सैंक्शंस लगाना काफी डिफिकल्ट है। मैक्सिमम कंट्रीज जो है वो कहीं ना कहीं से इंपोर्ट के ऊपर में डिपेंडेंट है, तो ऐसा करना थोड़ा मुश्किल जरूर दिखाई दे रहा था। तो आपको जैसे पहले भी पता है कि ईरान के ऊपर सैंक्शंस था, तो वैसे ही रशिया के ऊपर सैंक्शंस लग सकते हैं, सर्टेन कंडीशंस हो सकती है। तो जो भी है, अगर वैसे फिर से कोई न्यूज आती है तो फिर से मार्केट टैंक कर नीचे की तरफ गिर सकता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको कॉशियस व्यू लेके चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली एग्रेसिवली आपको लॉन्ग में चले जाना है, शॉर्ट में चले जाना है। काफी लोग ऐसा सोच रहे होंगे, क्योंकि हमने 16,400 के नीचे भी डिप मारी है, 16,200 का लो बना के फिर से वापस 16,700 के पास ऑलमोस्ट आ चुके हैं। प्रीवियस डे का हाई तो ऑलमोस्ट 16,750 के आसपास था। तो कहीं ना कहीं सबको मन में जरूर होगा कि शायद उन्होंने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है। लेकिन मैं एक चीज क्लियर आपको बता दूं कि कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होती है। आपको फिर से मौका जरूर मिलेगा, चाहे वो डाउन पे हो चाहे वो अपसाइड में हो, आपको मार्केट में ट्रेड करने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन में आप ट्रेड करेंगे, तो काफी सारे लोग हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि ये ना बूस्ट भी करते हैं। जब ये लोस पे बाय कर लेते हैं, मार्केट नेक्स्ट डे गैप अप हो जाता है। तो देखिए, ये क्लियरली एक बाय चांस लक है, इसमें कोई एनालिसिस या कोई किसी की होशियारी तो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे गैप डाउन में डेफिनेटली अगर आपके पास में फंड्स हैं, आपने अगर 25% 30% आपने खरीदा और फिर नेक्स्ट डे गैप अप हो गया, आपने कुछ पैसे बना लिए, तो आप ये मत सोचिएगा कि आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ, और ऐसा स्टॉक मार्केट में कोई भी लॉजिक नहीं है ऐसे बाय का। अगर 16,200 300 400 के पास में किसी ने बाय किया है, तो ऐसा कोई इमीडिएट बाय का कोई सिग्नल नहीं था, कोई भी टेक्निकल इंडिकेटर, कोई भी फंडामेंटल इंडिकेटर, ना ही कोई न्यूज ऐसी थी कि आपको बाय करनी चाहिए। क्योंकि अगर यहाँ से और गिरावट होती तो फिर उसके बाद में आप रिग्रेट करते, तो बेटर है कि आप ना लेके रिग्रेट करें, वो आपके लिए ज्यादा फायदा है। क्योंकि कभी ना कभी वो आपको इस ये जो तरीका है इसके अंदर में जरूर ट्रैप कर देगा। खैर, मैं चलता हूँ, उससे आगे बात करूंगा कि कैसे लेवल्स रहेंगे, आगे हमको किस तरीके से ट्रेड देखने मिल सकता है। तो करंटली अगर देखूं तो SGX और बाकी फॉरेन मार्केट्स भी वापस से रिबाउंड हो रहे हैं, क्योंकि किसी ने बहुत ज्यादा यूक्रेन में रशिया के वॉर में इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाई है। नहीं इन्वॉल्वमेंट दिखाने के कारण, सिर्फ सैंक्शंस लगाने के कारण, रशिया एक चीज को तो क्लियर कट समझ चुका है कि बाकी कोई अब आगे इस बात को बढ़ाना नहीं चाहता है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है कि सैंक्शंस क्या और लगेंगे और स्ट्रिक्टर एक्शन लिया जाएगा। अगर मेजरली जो कंसर्न है वो ऑयल एंड गैस का है। अगर ऑयल एंड गैस के ऊपर में कुछ एक्शन होता तो डेफिनेटली आगे आपको प्रॉब्लम्स फिर से मार्केट में जरूर दिखेगी। तो उस चीज के लिए आपको तैयार रहना है। वॉलेटिलिटी मार्केट में जारी रहने वाली है। अगर मैं ओवरऑल सिनेरियो देखूं, यहाँ पे जो मुझे नजर आ रहा है, हम फिर से 16,800 900 की जो रेंज है उसके आसपास फिर से जो हमने सपोर्ट लिया था उसको हमने गैप डाउन की तरह ब्रेक किया, और मुझे लगता है कि वापस से वो एक रेजिस्टेंस का काम करेगी। 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे है, तो एक बार एक पॉसिबिलिटी है कि हम वापस से एक पुल बैक जरूर दिखा सकते हैं। और SGX तो फिलहाल यही सजेस्ट कर रहा है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं जो SGX आज सजेस्ट कर रहा है, क्योंकि अभी करंटली SGX क्लोज हुआ था 16,976 पे, जो लास्ट क्लोजिंग है। तो उसके हिसाब से कम हमें 300 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग, या फिर आप कह सकते हैं कल 300 पॉइंट की तेजी देखने मिल सकती है, जो मुझे भी बहुत हद तक लगता है कि हो सकता है, क्योंकि जो गैप फिलिंग है इमीडिएटली 17,100 तक की नजर आ रही है।
तो ये जो गैप है ये यहाँ पे फिल हो सकता है, ये इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि इमीडिएटली मार्केट ऊपर आ गया इसलिए। अदरवाइज जितना गैप डाउन होता है तो रनअवे गैप होने से उतना ही और ज़्यादा गिरावट हो सकती थी। तो मेरा मानना है कि एक रिबाउंड होता है, जैसे ही गैप फिल होगा आपको फिर से एक कॉशियस व्यू लेना पड़ेगा। आपको पोजीशंस अगर आपने बाय करी है इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे, किसी भी जगह पे, तो आपको डेफिनेटली इस जगह पे तो प्रॉफिट बुक करना ही चाहिए। उसके बाद में फिर से जो एक रेगुलर ट्रेंड है वो शुरू होगा, लेकिन वॉलेटिलिटी मुझे लगता है कि अभी कुछ समय तक जारी रहेगी जब तक कंप्लीटली कैप्चर नहीं हो जाता, यूक्रेन सरेंडर नहीं कर देता या बातचीत कंप्लीट नहीं हो जाती, तो कुछ ना कुछ बार बार रहेगा। इसलिए आपके लिए अभी इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन जो है वो 16,900 का है। ये आपके लिए एग्रेसिव रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज की बात करें यानी 20 SMA की बात करें तो वो लगभग 17,250 के आसपास आता है। इसका मतलब है कि जो मूविंग एवरेजेस है वो भी नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं। रेजिस्टेंस भी आपका 16,900 200 है, सिंपल मूविंग एवरेज भी रहने वाला है। गैप फिलिंग आपकी जो है वो लगभग अगर देखा जाए तो 17,100 के आसपास से यहाँ पे आपको कवर हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो मेजर रेजिस्टेंस जोन जो नजर आ रहा है वो 17,100 से लेकर 250 के बीच का नजर आ रहा है अभी इमीडिएटली। और अगर उसके नीचे की बात करें तो 16,900, तो इन केस 16,900 के आसपास जाता भी है मार्केट या 17,000 के आसपास जाता है तो वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग फिर से 100% डेफिनेटली आपको देखने में मिल सकती है। यानी मंडे को वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा हो सकती है, इस चीज का ख्याल रहे। सबसे पहले मैं बात करूंगा लेवल्स की कि बुलिश लेवल्स क्या रहेंगे। तो बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि गैप अप खुलता हुआ दिखाई दे। तो मुझे लगता है कि आपको जो गैप अप है वो लगभग 16,850-900 की रेंज में ही खुलता हुआ नजर आएगा। अगर इस रेंज में खुलता हुआ नजर आता है तो हो सकता है कि एक बार प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने के लिए मिले, उसके बाद में फिर से वापस तेजी देखने की मिल सकती है। इमीडिएटली अगर प्रॉफिट बुकिंग होती है तो फिर से एक वापस से स्विंग देखने को मिल सकता है। इसलिए 16,850 से लेकर 900 से लेकर नीचे में जो सपोर्ट आता है वो लगभग 16,700 के आसपास आएगा। इस रेंज में आपको ट्रेड देखने में मिल सकता है। 900 के ऊपर में 17,000 तक अगर जाता है तो यहां से भी एक बार प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है। दो तरीके हैं, गैप अप 16,850-900 के आसपास खुलता है तो भी प्रॉफिट बुकिंग, 17,000 के आसपास जाता है तो भी प्रॉफिट बुकिंग, और 16,700 तक आने का दम रखता है यानी बड़ी रेंज में मोमेंटम पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है। फिर वापस 16,700 से फिर से बाइंग आती हुई नजर आ सकती है। तो एक वोलेटाइल सेशन डेफिनेटली आपको मंडे को देखने मिलेगा, ऐसा मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि पोजीशन जो बिल्टअप हुई थी लास्ट डे वो यही सजेस्ट कर रही है। जब ओआई की तरफ जाएंगे तो वहां से भी कंफर्मेशन हमें मिलेगा। बेयरिश लेवल की अगर बात करूं तो मुझे ऐसा बेयरिश लेवल कुछ खास नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि नीचे में इमीडिएट सपोर्ट 16,500 में बना हुआ है, इसलिए 16,700 आप पकड़ के चल सकते हैं कि 16,500 से लेकर 16,700 की रेंज में बेयरिश रेंज जो है वो आपको नजर आ सकती है। छोटी सी रेंज की बात करूं यानी साइडवेज रेंज की अगर मैं बात करूं तो साइडवेज रेंज आपके लिए लगभग 16,000, ये जो हमारी बेयरिश रेंज है 16,500 से लेकर 16,700 की, यही रह सकती है। आते हैं बैंक निफ्टी की तरफ में, और यहाँ पे भी देखें तो सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड हो रहा है। यहाँ पे खाली खास बात यह है कि जो मैंने पहले आपको कहा था कि 34,000 का लेवल, तो एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो 35,000 से थोड़ा सा रिवर्स करने की कोशिश करी है, लेकिन अभी तक ट्रेंड पूरा नहीं हुआ है। इमीडिएट रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है जो कि हाई बना था 36,700 का, यही आपका इमीडिएट रेजिस्टेंस जरूर है। इसलिए सबसे पहले मैं बात करूंगा बुलिश लेवल्स की, यानी तेजी कहां पे हो सकती है। तो आपको जो ओपनिंग है 16,700 के ऊपर अगर देखने मिली तो ऊपर में पॉसिबिलिटी है 37,300 तक आप जाते हुए नजर आए, यानी लगभग 900 से 1000 पॉइंट की तेजी आप कल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बियरिश रेंज की अगर मैं बात करूं कि इमीडिएटली गिरावट होती है तो थोड़ा सा मुझे लगता है हाई से ही गिरावट होगी, इसलिए मेरा भी 36,700 से लेकर 36,000 की जो रेंज है 36,000 की, ये मेरे लिए बियरिश रहेगी। साइडवेज रेंज की अगर बात करूं तो छोटे रेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 36,300 से लेकर 36,300 से लेकर आप लगभग एक्सपेक्ट कर सकते हैं लगभग 37,000, ये आप रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक साइडवेज ट्रेड के हिसाब से। बट मुझे लगता है कि मोर और लेस मार्केट आपको जो है वो बुलिश टेरिटरी में ही ज्यादा दिखेगा। स्विंग्स हो सकते हैं बट मोर और लेस बुलिश टेरिटरी में ज्यादा दिखाई दे रहा। तो अगर लास्ट डे की हम तेजी की बात करें तो सेक्टर वाइज मैंने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया है, जो हमारी लास्ट क्लोजिंग है किस तरीके से हमने तेजी देखी है वो देख सकते हैं आप। तो सबसे ज्यादा तेजी हमने रिबाउंड देखा मेटल्स में, फिर स्मॉल कैप स्टॉक्स में अच्छी तेजी बढ़ते हुए दिखाई दी, मीडिया स्टॉक्स, पीएसयू बैंक्स, स्मॉल कैप मिड कैप। अगर देखेंगे मेजरली जो रिकवरी है वो मेटल स्टॉक्स और स्मॉल कैप मिड कैप में ज्यादा हुई है पीएसयू बैंक्स में। तो ये आप कह सकते हैं कि एक शॉर्ट कवरिंग जो है वो बहुत ही एग्रेसिवली आपको देखने के लिए मिली है, इसीलिए आपको इतनी अच्छी तेजी वापस से रिबाउंड मार्केट में देखने के लिए मिला। उसके बाद में अगर देखेंगे तो फार्मा, आईटी, ये सारे सेक्टर्स आते हैं, लेकिन मेजरली जिन सेक्टर्स में ज्यादा शॉर्ट था उसी सेक्टर में तेजी देखने मिल रही है। यहाँ पे आपके सामने जो वीकली रिटर्न्स है, मंथली रिटर्न्स है,
ईयर टू डेट यानी जनवरी से लेकर अभी तक के जो रिटर्न है, 1 जनवरी से लेकर अभी तक के जो रिटर्न है वो देखने मिल रहे हैं। सबसे ज़्यादा मार पड़ते हुए नजर आ रही है स्मॉल कैप 50 को, फिर स्मॉल कैप 100 को, और फिर उसके बाद आप देखें तो लगभग IT स्टॉक्स को सबसे ज़्यादा मार पड़ी है, मीडिया स्टॉक्स, स्मॉल कैप 200। यानी बेसिकली जो गिरावट है वो आपको देखने मिल रही है कहाँ पे, स्मॉल कैप स्टॉक्स में, PSU बैंक्स में और IT स्टॉक्स में। यहाँ सबसे ज़्यादा मार पड़ रही है इस साल में, जनवरी और फरवरी में। और इसके बाद अगर आप ईयरली में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो तेज़ी में रहा है पिछले 1 साल में, यानी आज से 1 साल अगर पीछे काउंट करते हैं, सबसे ज़्यादा तेज़ी देखने मिली है मेटल्स में, फिर आपको देखने मिल रही है IT स्टॉक्स में। तो ये 2 सेक्टर फेवरेट रहे हैं। और पिछले 3 साल के रिटर्न की बात करें तो सबसे फेवरेट रहा है IT और फिर रहा है मेटल्स ने तो खैर पिछले 1 साल के अंदर में बहुत ही ज़बरदस्त धूम मचाई है। लेकिन अंडर परफॉर्म करने वाले सबसे ज़्यादा जो सेक्टर्स हैं वो रहे हैं मीडिया और PSU बैंक्स। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा मीडिया स्टॉक्स में आने वाले दिनों में फोकस करना चाहिए, और वो भी नए जनरेशन के जो मीडिया स्टॉक्स है उनके अंदर में। बट अदरवाइज मीडिया स्टॉक मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, और ना ही PSU बैंक्स। लेकिन इस साल के लिए मुझे लगता है कि PSU बैंक्स में जिस तरीके की इंप्रूवमेंट्स है, एक जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज थे वो सब तो काफ़ी सिमटते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये साल PSU बैंक्स का डेफिनेटली रहेगा। फिर से वापस जैसे ही मार्केट नॉर्मलाइज होगा तो आपको अच्छी तेजी फिर से देखने के लिए मिल सकती है। बाकी अदरवाइज FMCG स्टॉक्स में मैं ज़्यादा कोई फोकस नहीं कर रहा हूँ। एक एवरेज रिटर्न आपको देखने मिलता है, वो डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। अदरवाइज इससे ज़्यादा उम्मीद करना मुझे लगता है कि FMCG स्टॉक से बेवकूफ़ी होगी। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की बात करें या निफ्टी के ऑप्शन चेन की बात करें तो प्रीवियस डे हमने अच्छी लॉन्ग्स बनते हुए देखा। बट अगर आप गैप देखेंगे तो अभी भी यहाँ पे जो गैप है 16,750 से लेकर 690, यहाँ पे अभी तक भी मार्केट को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, और यही हमारी मेजर रेजिस्टेंस जोन है। क्योंकि पहले ही ये हमारी सपोर्ट जोन थी, अभी मेजर रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन आप कुछ भी बोल लीजिए, लेकिन अभी रेजिस्टेंस रहेगा क्योंकि लेवल्स इसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन नीचे में अच्छी बाइंग हुई है और हायर लेवल्स पे अच्छी शॉर्टिंग हुई है, यानी कॉल राइटर्स ने अच्छी कॉल राइटिंग करी है। वहीं पे अगर हम क्यूमुलेटिवली बात करें तो क्यूमुलेटिवली भी क्लियरली दिखाई दे रहा है कि 17,000 पार करना काफ़ी डिफिकल्ट है, और वहीं पे 16,500 ब्रेक होना ये भी काफ़ी डिफिकल्ट है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसी बीच की जो रेंज है इसमें आपको ट्रेड देखने मिल सकता है। ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट अभी फिलहाल छोटे से रेंज में रहेगा जब कुछ फर्दर कोई क्यू नहीं मिल जाता। इसलिए जो हमने लेवल्स डिस्कस किए मोर और लेस वही लेवल्स में ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी में सिमिलरली चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट में मेजरली लॉन्ग एडिशन वापस दिखाई दे रहा है, शॉर्ट कवरिंग कुछ देखने के लिए मिल रही है 36,000 पे, यानी 36,000 का लेवल एक अच्छा सपोर्ट निकल के आने वाला है, क्लियरली नजर आ रहा है। क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट भी सजेस्ट कर रहा है 36,000 से लेकर 37,000 के बीच में ट्रेड हो सकता है। तो जो बुलिश रेंज हमने डिस्कस करी बिल्कुल परफेक्ट नजर आ रही है, आपको इसी बीच में ट्रेड देखने मिलेगा। ओवरऑल 36,000 के नीचे जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, 37,000 के ऊपर नहीं दिखाई दे रहा है। 36,500 पे थोड़ी बहुत फाइटिंग है, यानी मार्केट आपको 37,000 के नीचे और 36,300 के ऊपर देखने मिलेगा। जो हमने बुलिश रेंज डिस्कस करी है वो बिल्कुल परफेक्ट नजर आ रही है। सो मैं अपनी बात यहीं पे वाइंड अप करूंगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको जरूर समझ में आएगी। वीडियो से वैल्यू अगर मिली है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में व्यूज लिखना ना भूलें। मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग।